तो आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र का जो साइंस का सीरीज चला रहे थे फिजिक्स का, उसमें चौथा चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसमें जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो वो थे ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की थी। तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेव छोड़ा जाता है, तो वह कैसे रिएक्ट करेगा? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही उसी गति से गतिवान होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेव अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा के मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती, यानी पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो अभी वर्तमान में है उसके स्थान पर यदि ये दूरी दोगुनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। यानी कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी वर्तमान से अगर दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ेगा वह अभी जितना पड़ रहा है उसका चौथा हिस्सा पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। आदर्श परिस्थितियों में यानी वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, यानी कि निर्वात में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पंखा, एक रबर की गेंद, एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहा है तो क्या होगा? तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निर्वात में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तीनों का भार बराबर होगा तो तीनों एक साथ ज़मीन पर आएंगे। यहाँ दिया भी है कि निर्वात में प्रत्येक वस्तु एक समान त्वरण से मुक्त रूप से गिरती है। चूँकि निर्वात में वायु प्रतिरोध नहीं होता
अतः एक पंख, एक रबर की गेंद, एक लकड़ी की गेंद एक ही गति से गिरेगी और सतह पर एक साथ पहुंचेगी। नेक्स्ट है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ये भी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थितियों में यानी वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए अर्थात निर्वात में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? यहाँ देखिए, पहले हम लोग निर्वात में देख रहे थे, अभी हवा में पूछा जा रहा है, यानी निर्वात की स्थिति नहीं है। तो इसमें होगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि लोहे की जो गेंद है, हालांकि लोहे और लकड़ी की गेंद की जो भार है वो समान है। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वह एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि हवा का प्रतिरोध लकड़ी की हल्की गेंद को अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। इसका आंसर बी और डी दोनों होगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है और गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। स्थितिज ऊर्जा का कम होना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ऊर्जा के एक रूप यानी स्थिति से दूसरे रूप यानी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण का समान उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य केवल वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि तय किए गए पथ पर। जब पिंड गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में यानी नीचे की ओर गति करता है, तो उसका स्थितिज ऊर्जा का कम होना ठीक उसी प्रकार होता है जिसे गुरुत्व सिद्धांत से अपेक्षित है। नेक्स्ट देखते हैं, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा? किसी भी क्षण उनका वेग जो है वो एक जैसा होगा। कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऊंचाई से गिरती है। गिरने की प्रक्रिया में वह वस्तु एक बल का अनुभव करती है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि उनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, लेकिन वस्तुएं पृथ्वी पर जिस त्वरण का अनुभव करती हैं वो बिल्कुल एक समान होता है। हालांकि पृथ्वी पर वायु प्रतिरोध के उपस्थित होने के कारण समान ऊंचाई से गिराए जाने पर एक समान त्वरण उपस्थित होने के बावजूद भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं भिन्न भिन्न समय पर सतह पर पहुँचेंगी। यदि दो वस्तुएं चंद्रमा पर गिराई जाए जहाँ वायु प्रतिरोध उपस्थित नहीं होता है, तो वह एक ही दर से गिरेंगी, चाहे उनके द्रव्यमान में कितना भी अंतर क्यों ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें कथन और कारण दिया है। कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की वजन की तुलना में 1/6 रहता है। ये बात सत्य है। इसका कारण क्या दिया है? चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये इसका कारण नहीं है। इसलिए इसका उत्तर ये होगा कि कथन सही है और कारण गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का जो भार होता है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन
क्या होगा, तो ये घट जाएगा। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय की भूमध्य रेखा पर अपकेंद्र बल कार्य करते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर अपकेंद्र बल में वृद्धि दर्ज होगी और किसी पिंड के भार में कमी प्रतीत होगी। ये सब हम लोग स्किप कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारहीनता क्या होता है, तो भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज़ गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक है केंद्रीय बल, दूसरा है प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रित त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। जबकि प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, तो वह केंद्राभिमुखी बल। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है, सही नहीं है। तो इसमें ए सही नहीं है, बाकी सही है। जैसे विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, ये सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, ये भी सही है। और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के लिए धारित किए रखता है। तो इसका उत्तर ए होगा जो कि गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ये गलत बात है और ये गलत ही पूछा था हमसे। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल होता है यानी सबसे कमज़ोर होता है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है, यानी गुरुत्वीय बल सबसे कम और प्रबल नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, लोलक की कालावधि किसके ऊपर निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि यानी लोलक का काल अवधि जो होता है उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी ही अधिक होगी।
नेक्स्ट है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, अतः लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। इसमें सही है 1, 2 और 4। इसमें दिया है एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या क्या सही हो सकता है। तो सही है पहला, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण शून्य होता है। दूसरा है, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। चौथा है, सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपने मध्याह्न स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका त्वरण शून्य रहता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के अंतः बिंदु यानी चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। साथ ही हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पेंडुलम घड़ियाँ तीव्र गति से चल सकती हैं शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ और आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती है और वो सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग उसे कहते हैं या वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, वह पृथ्वी पर वापस गिर जाएगी। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है तथा धरती पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग में गैस अणुओं का पलायन वेग गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। चंद्रमा की सतह पर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग के मूल माध्य वर्ग से बहुत कम है, इसलिए गैस के अणु चंद्रमा की सतह पर रुक नहीं पाते, जिस कारण चंद्रमा की सतह पर वातावरण अनुपस्थित है। नीचे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है कौन सही है। इसमें कथन और कारण दिया है। इसमें कथन कारण दोनों सही हैं। कथन है, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, जिसका कारण है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नासा ने अपने प्रयोगों के पश्चात यह स्पष्ट किया कि मोमबत्ती की ज्वाला के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। अंतरिक्ष यान में अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था की स्थिति में मोमबत्ती को जलाने पर ज्वाला तो उत्पन्न हो सकती है, परंतु वास्तविक निर्वात यानी अंतरिक्ष में संभव नहीं है।
वस्तुतः मोमबत्ती की ज्वाला की टिमटिमाने की आवृत्ति गुरुत्वीय त्वरण के मोमबत्ती के व्यास से अनुपात के वर्गमूल के समानुपाती होती है। अतः अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल के अभाव के कारण यह शून्य होती है। नेक्स्ट है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। तो ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।